कहानी की शुरुआत में नजीब और हकीम को दिखाया जाता है। नजीब और हकीम दोस्त होते हैं, मगर नजीब हकीम को अपने छोटे भाई की तरह मानता है। और फिर पता लगता है कि ये लोग एक एयरपोर्ट पे हैं, जो कि सऊदी का एयरपोर्ट है। ये लोग जस्ट इंडिया से यहाँ पहुँचे हैं और ये अब एयरपोर्ट से बाहर निकल के किसी का वेट कर रहे होते हैं। यानी कि ये लोग यहाँ पर जॉब के लिए आए होते हैं और इनको कंपनी वाले एक बंदे का वेट होता है जो कि इनको लेने आने वाला था, लेकिन वो नहीं आता। अब जैसे कि सऊदी में सब अरबी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और नजीब और हकीम को अपनी भाषा के अलावा कोई और भाषा आती भी नहीं थी, तो वो किसी और की हेल्प भी नहीं ले पाते। तो काफ़ी ढूंढने पर इनको एक शख्स ऐसा मिलता है जो कि इन्हीं की भाषा बोलता है, जिसकी मदद से ये लोग टेलीफोन का यूज़ करते हैं। और उनको ये पता लगता है कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन सऊदी में पब्लिक हॉलीडे होती है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि जिस बंदे को इनको लेने आना था वो आज आएगा ही नहीं। इसी के बाद इनके पास एक शेख आता है। अभी शेख इनसे इनका नाम पूछता है, मगर भाषा ना आने की वजह से ये उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं दे पा रहे होते, मगर ये लोग अपना पासपोर्ट उसको दिखा देते हैं। अब ये शेख इनसे इनके कफिल के बारे में पूछता है। कफिल का मतलब होता है जिम्मेदार, जमानतदार या गारंटर, जो कि इनको नहीं पता था। इसी के बाद ये शेख इनको अपने साथ ले आने लगता है। अब इन दोनों को यही लगता है कि जो बंदा इनको लेने आने वाला था वो शायद यही है, तो वो इसके साथ जाने लगते हैं। अब जब ये इस शख्स की गाड़ी तक पहुंचते हैं तो इनको गाड़ी देख के थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि इनको तो यही लगा था कि कंपनी से इनको एक गाड़ी लेने आएगी जो कि एसी बस होगी, मगर जिस गाड़ी में बैठे थे ये तो बिल्कुल बेकार सी गाड़ी थी और छोटी गाड़ी थी। मगर ये दोनों इस चीज़ को इग्नोर मारते हैं। अब ये शेख इनको एक जगह पे ले जाता है, जहाँ पर पहुँच के इन दोनों को ये अनुमान हो जाता है कि ये लोग किसी गलत शख्स के साथ गलत जगह पे आ गए हैं। अब इनको भाषा तो आती नहीं थी, तो उसकी वजह से ये लोग उसको कुछ नहीं कह पाते और वो शेख हकीम को एक गाड़ी में बिठा के कहीं और भेज देता है और नजीब को एक दूसरी गाड़ी में बिठाकर एक दूसरी जगह पे छोड़ देते हैं। नजीब उन लोगों को पूरी तरह समझाने की कोशिश कर रहा होता है अपनी भाषा में, मगर उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और इसी के बाद वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर वो अपने घर के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर नजीब को दिखाया जाता है जो कि एक मजदूरी का काम करता है और उससे हाल ही में पता लगा है कि बाहर के देश में जाने के लिए वीज़ा अवेलेबल होने लगे और बाहर जाकर काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमाने को मिल सकता है। मगर बाहर जाने के लिए और वीज़ा बनाने के लिए कम से कम 30,000 रुपये की जरूरत थी, जिसके लिए वो अपनी बीवी के गहने गिरवी रख देता है। और यहीं पे पता लगता है कि नजीब की वाइफ प्रेग्नेंट है और वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिसके बाद सीन वापस से करंट टाइम में आता है। अब जब यहाँ पर उजाला होता है तो नजीब को एक शख्स और दिखता है जो कि यहाँ पर भेड़ों का और ऊँटों का ध्यान रखता था। उसके बाद ही नजीब शेख को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि उसको यहाँ पर गलती से लाया गया है, वो किसी और काम के लिए यहाँ पर आया था। मगर जैसे कि वो अपनी भाषा में बोल रहा होता है और शेख को कुछ भी नहीं समझ में आया होता, तो वो अपना टाइम ही वेस्ट कर रहा होता है बार बार बोल के। इसके बाद ही जो शेख होता है वो नजीब को अपने पास बुलाता है खाना खाने के लिए। उसको देने के लिए उसके पास सिर्फ एक रोटी होती है जो कि बहुत मोटी सी होती है। अब नजीब बहुत ही भूखा होता है तो वो इसको भी खा के गुजारा कर लेता है। इसके बाद ही नजीब दोबारा से उस भेड़ वाले आदमी के पास जाता है, जिससे वो पूछता है कि मेन रोड यहाँ से कितना दूर पड़ेगा। मगर जो ये बूढ़ा आदमी होता है ये भी यहाँ पर फंसा हुआ ही होता है और ये श्रीलंकन होता है, जिसको सिर्फ वहीं की लैंग्वेज आती थी। वो किसी तरह नजीब को ये बताता है कि मेन रोड यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ तक भूखा प्यासा पहुँचा नहीं जा सकता। इसके बाद ही स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर नजीब अपनी वाइफ के साथ बैठा होता है। वो उसको बोलता है कि वो बाहर जाएगा और वहाँ पर बहुत सारा पैसा कमाएगा। इसके बाद ही जब वो वहाँ से ट्रेन से निकला था वो वाला टाइम दिखाया जाता है, जब वो ट्रेन में बैठा हुआ अपनी वाइफ से ये बोल रहा होता है कि जब वो वहाँ पहुँच जाएगा तो वहाँ पर से उसको कॉल करेगा। और साथ ही में यहाँ पर उसको हकीम भी मिलता है, जहाँ पर हकीम की माँ उसको बोल रही थी कि इसका ध्यान रखना। इसके बाद ही करंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर नजीब शेख से ये बोल रहा होता है कि वो यहाँ पर गलती से आ गया है और उसको यहाँ पर नहीं रहना है। इस बात को शेख समझ जाता है और उसकी बदतमीजी समझ के उसको बहुत ज़्यादा पीटने लगता है। फिर ऐसे ही कुछ टाइम निकल जाता है, जिसके बाद नजीब उस भेड़ वाले आदमी को ढूंढ रहा होता है, मगर वो उसको नहीं मिलता। इसके बाद ही इसके पास एक आदमी आता है जो कि इसको बोलता है कि वो भेड़ वाला आदमी तो नहीं है और उसके सारे काम अब तुमको ही करने पड़ेंगे। इस चीज़ को सुन के नजीब काफ़ी उदास हो जाता है, क्योंकि उसको ये सारे काम नहीं आते थे। इसके बाद ही नजीब अपने काम पे लग जाता है, यानी कि भेड़ चराने काम और बाकी कामों में, जिसके दौरान काफ़ी समय बीत जाता है। मगर वो उस भेड़ वाले आदमी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि वो ही एक दूसरा शख्स होता है वहाँ पर। ऐसे में ही कुछ समय निकलता है और एक दिन वो अपनी शक्ल एक गाड़ी के आईने में देख लेता है, जिसके बाद उसको पता लगता है कि उसकी हालत कैसी हो गई है और उसको ये पता लगता है कि वो यहाँ पर फंस गया है, मगर उसको यहाँ से निकलने का किसी न किसी तरह रास्ता निकालना पड़ेगा।
जिसके बाद ये एक दिन उसको एक जगह पर काफी सारे गिद्ध इकट्ठे मिलते हैं। वो सारे गिद्ध किसी की लाश खा रहे होते हैं और जब वो पास जाके देखता है तो उसको पता लगता है कि वो गिद्ध उसी बूढ़े आदमी की लाश खा रहे हैं जो कि कभी भेड़ चराया करता था। यहाँ पर उसको पता लगता है कि ये बूढ़ा आदमी काफी टाइम पहले मर चुका था। जिसके बाद ही वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और डिसाइड करता है वहां से भागने की। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर ये चीज शेख नोटिस कर लेता है और वो उसके पीछे ऊंट के ऊपर बैठ के भागता है। जिसके बाद वो शेख उस पर गोलियां भी चलाता है और उसको रोक लेता है और फिर गुस्से में आकर उसको बहुत ज्यादा पीटता है और इतनी बुरी तरह पीटता है कि वो चलने के लायक भी नहीं बचता। इसी के बाद बहुत सारा समय बीत जाता है और अब तो उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है, जिस दौरान वो अपनी सारी भेड़ों को लेकर एक पहाड़ के बीच में पहुंच जाता है। यहीं पर नजीब की आंखें एकदम से चौंधी आ जाती है जब वो अपने दोस्त हकीम को देखता है सामने खड़ा हुआ, क्योंकि उसने तो ये मान लिया था कि अब हकीम शायद जिंदा नहीं होगा। उसको देख के वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर ये दोनों गले लगते हैं और यही बोलते हैं कि हम यहाँ पर फंस गए हैं और शायद यहाँ से कभी निकल पाएंगे। इसके बाद ही हकीम वहां से भागने लगता है क्योंकि उसका मालिक वहां पर आ गया था, जिसको देख के घबरा के वहां से भागने लगता है। एक दिन नजीब अपने ऊंट के साथ होता है, जहाँ पर दूर से हकीम उसको इशारा करते एक चिट्ठी छोड़ के जाता है। अब नजीब जब इस चिट्ठी को पढ़ता है तो उसको पता लगता है कि उसके मिलने के बाद हकीम को काफी पीटा गया था क्योंकि उसने नजीब से मिलने की कोशिश करी थी। मगर इस बात के लिए हकीम यही लिखता है कि उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा क्योंकि उसको उसका भाई मिल गया था। और साथ ही में चिट्ठी में उसको एक शख्स जिसका नाम इब्राहिम होता है उसके बारे में बताता है कि उसको यहाँ के सारे रास्तों के बारे में पता है और वो हमारी यहाँ से भागने में मदद कर सकता है। अब ये तीनों ही एक दिन मिलते हैं, चुपके से मिलते हैं। नजीब इनको बताता है कि कफील की बेटे की शादी है और उस दिन ये सारे ही लोग यहाँ से चले जाएंगे। उसी दिन हम यहाँ से भागने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसी के बाद वो दिन आता है जब सारे शेख वहाँ से चले गए थे और इन तीनों को भागने का मौका मिलता है। ये तीनों ही वहाँ से भागने लगते हैं और जब रात हो जाती है तो इस दौरान हकीम को काफी तेज प्यास लगती है, जिसके लिए पास में ही एक कैंप टाइप का होता है जहाँ पर एक ड्रम होता है जिसमें पानी होता है। वहाँ पर इब्राहिम पानी लेने के लिए जाता है, मगर ये लोग वहाँ बैठे कुछ शख्स के नजर में आ जाते हैं और वहाँ पर गोलियां चलने लगती है। इसी के बाद ये तीनों वहाँ से भी भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब जब उजाला आता है इन तीनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है प्यास से। यहाँ पर हकीम प्यास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता और उसको सामने रेत में पानी दिखने लगता है जो कि एक इल्यूजन होता है। वो उसकी तरफ भागता है मगर बाद में उसको पता लगता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है और फिर थोड़ी देर बाद ही रेत में से काफ़ी सारे सांप निकलने लगते हैं। यहाँ पर इब्राहिम नजीब को समझाता है कि तुम चुपचाप और सीधे खड़े रहो, जिसके बाद नजीब ऐसे ही करता है और फिर वो सांप उसके पैरों पे से चल के चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही नजीब को दिखाया जाता है जिसकी पैरों की हालत काफ़ी ख़राब होती है क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा छाले पड़ चुके हैं। यहाँ पर इब्राहिम अपनी जैकेट निकालकर नजीब के पैरों में बांध देता है जिससे नजीब को काफ़ी राहत मिलती है। इसके बाद ही वो अपना सफ़र जारी रखते हैं। आगे निकलकर हकीम की काफ़ी हालत ख़राब होने लगती है प्यास से और वो बिल्कुल भी एक भी कदम नहीं चल पा रहा था, जिसके बाद इब्राहिम उसको अपने कंधे पर उठा लेता है। मगर हकीम को अभी भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके बाद इब्राहिम अपना पसीना उसको पिलाता है। इसके बाद ही हकीम सामने की तरफ कुछ बिल्डिंग देख पा रहा होता है, जिसके बाद उसको लगता है कि ये रेगिस्तान जल्दी ख़त्म हो जाएगा और वो अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। मगर ये सब एक धोखा होता है, उसका इल्यूजन होता है। वो उसकी तरफ भागता है और आगे जाके नीचे गिर जाता है और फिर उसके मुंह से खून निकल लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्यासा और भूखा होता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर वो मर जाता है। इसके बाद ही इब्राहिम को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो उसको अपना भाई मानता था और नजीब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब यही दोनों बचते हैं, जिसके बाद आगे जाके एक बहुत बड़ा तूफान आता है, रेगिस्तान तूफान। ये उसके चपेट में आ जाते हैं मगर उसको भी किस तरह पार कर लेते हैं। अब इस तूफान से जूझने के बाद इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी आती है, जिसकी वजह से 2 कदम भी आगे नहीं चल पाते और इतने में ही इनको थोड़ी दूर पर कुछ छोटी सी हरियाली नजर आती है, जिसकी तरफ ये दोनों भागने लगते हैं और वहाँ जाके इनको पानी मिल जाता है, जिसको देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जैसे कि इनको कोई खजाना मिल गया हो। अब वहाँ जाके थोड़ी देर आराम करते हैं और खूब सारा पानी पीते हैं और यहाँ पर इब्राहिम को एक बोतल भी मिल जाती है जिसको वो पानी से भर लेता है। और अब ये इस जगह को भी छोड़ के आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि इनको किसी भी तरह रोड तक पहुँचना था। अब इसके बाद ही जब एक जगह पे ये लोग सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो नजीब अपने आप को अकेला पाता है। इसको आसपास इब्राहिम नहीं मिलता। अब जब वो उसको इधर उधर ढूंढने लगता है तो उसको इब्राहिम के पास जो बोतल थी वो वहीं पर एक जगह गड़ी मिलती है। इससे ये पता लगता है कि इब्राहिम ये बोतल नजीब के लिए छोड़ के गया था। इसके बाद ही नजीब अकेला होता है और वो काफी देर तक चलता है और जैसे जैसे इसको प्यास लगती है वो अपना पानी पीता है, मगर वो पानी ज्यादा देर तक टिकता नहीं है और इसके बाद ही नजीब की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। फिर वो चलते चलते एक जगह पे गिर जाता है और वहीं पर से उसके हाथ में से वो बोतल छूटती है
और बोतल सीधा एक रोड पर आती है। इसका मतलब ये होता है कि अब रेगिस्तान खत्म हो गया था और वो मेन रोड तक आ गए थे। यहाँ पर नजीब को जब होश आता है तो वो उठते ही उस रोड पे खड़े होकर लिफ्ट मांगने लगता है, मगर कोई भी अपनी गाड़ी नहीं रोकता। फिर इसी के बाद उसको देखकर एक कार रुकती है, जिसमें से एक शेख निकलता है जो कि उसकी मदद करने के लिए उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। वो उसको पानी भी पिलाता है। इसके बाद ही पानी पीते ही नजीब को नींद आ जाती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को सिटी में पाता है। जो ये शेख होता है इसको यहाँ पर सिटी पे छोड़ देता है, जिसके बाद नजीब उसको काफी ज्यादा धन्यवाद देता है। अब नजीब की हालत बिल्कुल भिखारी वाली थी, तो उसको कहीं से भी मदद नहीं मिल रही होती, मगर यहाँ पर एक फाउंडेशन वाले नजीब को देख लेते हैं, जो कि उसको अपने साथ ले आते हैं, उसको निलाते लुलाते हैं और उसका हुलिया ठीक करते हैं। इसके बाद ही वो उसके घर का नंबर पूछते हैं, जिसके बाद वो जैसे तैसे उनको नंबर बताता है और उसको उसके घर वालों से बात करवाते हैं। अब नजीब ने कई सालों बाद अपने घर वालों की आवाज़ सुनी थी, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो अपने घर वालों से बोलता है कि वो जल्द ही घर पर वापस आएगा। इसके बाद ही वो फाउंडेशन वाले उसको वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन भेजते हैं, ताकि पुलिस वाले उसका बैकग्राउंड चेक कर सकें। यहीं पर नजीब पुलिस स्टेशन में एक बोर्ड पे नज़र मारता है, जहाँ पर काफ़ी सारी फोटोज़ लगी होती हैं और वहाँ पर इब्राहिम की भी फोटो लगी होती है, और वो बोर्ड होता है लापता लोगों के लिए। अब नजीब जैसे ही लोगों को एक कतार में खड़ा कर दिया जाता है और यहाँ पर कुछ शेख आ रहे होते हैं ये चेक करने के लिए कि जो उनके अंडर से कुछ आदमी भाग जाते हैं। जैसे कि नजीब एक शेख के अंडर से भागा था, वैसे ही कुछ शेख होते हैं जिनके अंडर से कुछ लोग भागे होते हैं। तो वो उनकी पहचान करने के लिए, अगर उनका पहचान का वो बंदा निकल गया तो उसको पीटते पीटते अपने साथ वापस ले जाते हैं। इसी चीज़ को देख के नजीब काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि कहीं उसका वाला शेख भी तो कहीं उसी में तो नहीं है, और फिर वो अपने शेख को देख लेता है जो कि उसी लाइन में होता है और उसी को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर उसका वाला शेख उसको देखता भी है। यहाँ पर नजीब काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फिर उसको पहचान का पकड़ के पीटने लगता है और अपने साथ ले जाने लगता है। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था। नजीब एक इल्यूजन देख रहा था जो कि एक बुरे सपने की तरह था। यहाँ पर उसका शेख उसको पहचानने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो उसको पहचान नहीं पाता और फिर उससे कुछ अरबी में बोल के वहाँ से चले जाता है। तो इतने में ही उसके बगल वाला आदमी उसको बताता है कि ये तुम्हारा शेख नहीं था, यानी कि कफील नहीं था, और उस शेख यानी कफील ने तुमसे कहा है अगर तुम उसके आदमी होते तो वो तुमको मारते मारते अपने साथ ले आता। इसके बाद ही जब वो शेख चले आता है तो नजीब को काफ़ी राहत मिलती है और वो इस पर रोने लगता है। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि नजीब 3 महीने तक जेल में ही रहता है और 3 महीने बाद ही उसको मौका मिलता है, जहाँ पर पुलिस वाले उसको वापस इंडिया भेज देते हैं। यहाँ पर नजीब के थ्रू यही पता लगता है कि जो 3 महीने उसने जेल में बिताए थे वो उसके कहीं ना कहीं, जो उसने 3 साल सऊदी में बिताए थे बड़ी कठिनाई से, उसको 3 महीने भी 3 साल के बराबर लगे थे, क्योंकि उसने ये 3 महीने बिल्कुल डरते डरते जेल के अंदर निकाले थे कि कहीं उसको उसका काफिला आके पड़ के वापस न ले जाए। और यही स्टोरी का एंड है कि नजीब किसी तरह अपने घर पहुंच जाता है। तो इस स्टोरी के थ्रू यही पता लगा है कि लोग बिना किसी इंफॉर्मेशन के और बिना पढ़े लिखे जब किसी और देश में पहुंचते हैं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है, वो वहाँ जाके फंस भी सकते हैं। और हर जगह ही अच्छे और बुरे लोग दोनों ही होते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगी आबाद हो जाती है और कुछ लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। तो आशा करता हूँ आपको स्टोरी पूरी तरह समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।